बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इर्रेशनल बिलीफ नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे। इर्रेशनल बिलीफ नंबर 7 ये कहता है कि इट इज़ ईजियर टू अवॉइड फेसिंग लाइफ्स डिफ़िकल्टीज एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन टू अंडरटेक मोर रिवॉर्डिंग फॉर्म्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन और न्यू चैलेंजेस। हमारे लिए ये ज़्यादा आसान है कि हम ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं या जो हमारी ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं, उनको अवॉइड कर दें। ये ज़्यादा आसान है कि हम इन ज़िम्मेदारियों को, इन मुश्किलात को अवॉइड कर लें, रादर देन अंडरटेक मोर रिवॉर्डिंग फॉर्म्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन और न्यू चैलेंजेस। या सेल्फ डिसिप्लिन के नए तरीके अडॉप्ट करने और नए चैलेंजेस का सामना करने से ज़्यादा आसान है कि हम इनको अवॉइड करें, फेस करें। ये इर्रेशनल बिलीफ आपको बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड में नज़र आएगा। यानी हम आम तौर पर ज़िंदगी की मुश्किलात को जब देखते हैं या जब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए, लेकिन उस वक्त हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने बजाय इससे कि उसको उस पर गौर करें, उसका सामना करें, उसके ऊपर तवज्जो दें, या जो कुछ हमसे तकाजा हो रहा है उसको करें। हम शिकायत करेंगे या हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, कोई मूवी देखना शुरू कर देंगे, रादर देन प्रिपेयरिंग आवर सेल्व्स टू मीट दैट चैलेंज, अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करें। हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ों से अपने जहन को हटाकर कुछ एंटरटेनमेंट में लगा लें। ये इर्रेशनल बिलीफ ये इम्प्लाई करता है कि ज़िंदगी में ये ज़्यादा प्रेफरेबल या आसान है कि हम जिम्मेदारियों को, मुश्किल सिचुएशंस को या पर्सनल चैलेंजेस को अवॉइड कर लें, बजाय इसके कि उनको बराह रास्त उनका सामना किया जाए। पैसिव रवैया जो है, उसमें जो कंफर्ट मिल रही है, यानी बजाय इससे कि उसको गौर करें और थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट में पड़ें, वो जो पैसिविटी की डिस्कम्फर्ट है, यानी अपने आप को उससे काट लेने की जो डिस्कम्फर्ट है, वो ज़्यादा आसान है बनस्बत इसके कि उसका सामना किया जाए। अजम्पशन ये है कि मैं अगर अपने आप को कंफर्टेबल रखूँगा तो कल भी मामला ठीक हो जाएंगे। देखिए, इसमें बड़ा फ़र्क है। यानी ये यूँ नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम के बारे में जो आ रही है उसके घनौने किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने लग पड़े। ज़्यादा चीज़ ये कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, फोकस इस पे करना है। वही चीज़ जो हम पहले देख चुके हैं कि सर्कल ऑफ कंसर्न में नहीं ज़िंदगी गुजारने लग पड़ना है, बल्कि सर्कल ऑफ कंट्रोल में आना है और ये देखना है कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करनी है। हम उस रिफ्लेक्शन से अपने आप को बचाने की गर्ज से, ये सोचते हुए कि इसके नतीजे में वील बी मोर कंफर्टेबल, हम ये इग्नोर कर देते हैं। अजम्पशन ये है कि ये कंफर्ट है जो कि हमें ठीक रखेगा। जो अजम्पशन है इसमें एक और, वो ये है कि ये कंफर्ट जिसको हम इस वक्त चूज़ कर रहे हैं, ये हमें आइंदा भी डिस्कम्फर्ट में नहीं मुब्तला करेगा और कॉन्सिक्वेंटली हम आइंदा जो हमारा लॉन्ग टर्म सिचुएशन है वो बिगड़ जाती है। अगर हम इस पे गौर करें तो वो क्या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं जिसके नतीजे में ये बिलीफ इंसानों के अंदर पैदा हो सकता है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, दैट इज़ ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। जब पेरेंट्स जो हैं अपने अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, ये ऑब्वियसली यंग चिल्ड्रन नीड टू बी प्रोटेक्टेड, यंग चिल्ड्रन नीड टू बी सेव फ्रॉम डेंजर, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुब्तला नहीं होना चाहिए, लेकिन एक लेवल ऑफ ट्रायल, एक लेवल ऑफ एफर्ट उनके अंदर पैदा होनी चाहिए। यानी आपकी तरफ से सपोर्ट भी मिले उनको, आपकी तरफ से वो चैलेंजेस भी मिलें जिसके नतीजे में वो इस चीज़ का सामना कर सकें कि हमें अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना है। जब पेरेंटिंग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है और हम बच्चों को बिल्कुल किसी भी किस्म की मेहनत से या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसके नतीजे में बच्चों के अंदर वो जो रेजिलियंस है कि हमें मुश्किलात का सामना, फेलियर्स का सामना, गिर कर दोबारा खड़े होने का हौसला, ये उनके अंदर फिर कम होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई मुश्किल आए तो मैं फ़ौरन, जो पेरेंट है वो फ़ौरन उसको रिज़ॉल्व करने के लिए बच्चे के लिए हाजिर हो जाए। तो ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट है बच्चे को जो मिली हुई है इस वक्त बचपन में, वो फिर इसका आदी होने लग पड़ता है, एंड he or she wants to be supported through external means whenever he or she has a problem. इस सिलसिले में दूसरी चीज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस है। जिस वक्त बच्चा जब ग्रो कर रहा हो और उसके जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो अगर उसको जो वो जिम्मेदारियाँ उसको दी जा रही हैं या वो ले रहा है, उसको अगर अकाउंटेबल ना ठहरा रहे हों, उस पर फॉलो अप ना कर रहे हों और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हों या उस उन कॉन्सिक्वेंसेस से उसको बचा रहे हों, तो इस सूरत में भी
ये चीज़ पैदा हो जाती है। बच्चे इससे ये सीखने लग पड़ते हैं कि अगर हम अपनी जो दी हुई जिम्मेदारियाँ हैं वो अदा नहीं कर रहे हैं तो उसके नतीजे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है ज़िंदगी पे। दिस एक्चुअली कैन इम्पैक्ट देम वेरी सीरियसली, उनकी रेजिलियंस पर इससे बहुत सीरियस इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तीसरी चीज़ इस मामले में मॉडलिंग ऑफ अवॉइडेंट और पैसिव बिहेवियर्स है। मॉडलिंग ऑफ अवॉइडेंट और पैसिव बिहेवियर्स का मतलब ये है कि जिधर बच्चा ग्रो कर रहा है उसमें जो एल्डर्स हैं वो अगर ये बिहेवियर्स इख्तियार किए हुए हैं तो उनके रोल मॉडल से भी बच्चा ये अपने अंदर इंटरनलाइज कर सकता है ये वाली क्वालिटीज़। इसी तरह से अगर घर में बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन होती है तो अगेन द चाइल्ड कैन पिक दैट देयर इज़ नो अर्जेंसी, चीज़ें जो हैं वो अपने काम पे हो जाती हैं अगर हम अपने जो इस वक्त की ज़रूरतें हैं या ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको ना भी अदा करें। चौथी चीज़ निगलेक्ट और इमोशनल डिसंगेजमेंट है। निगलेक्ट और इमोशनल डिसंगेजमेंट का मतलब ये है कि बच्चों की तरफ जो केयर गिवर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, उनका रवैया ये है कि जब वो बच्चों को मुश्किल में देखते हैं तो एक तरफ तो वो था ना कि ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, दूसरी तरफ जो दूसरी एक्सट्रीम है वो ये है कि वो बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं इसको। दे निगलेक्ट इट, उनकी सपोर्ट में भी मौजूद नहीं होते हैं एंड दे जस्ट लेट देम बी। यानी ये दोनों का बैलेंस एक चाहिए, यानी ना तो आपने बच्चे को चैलेंजेस से प्रोटेक्ट करना है और ज़ाहिर है कि उसकी उसके लिहाज से जो उसकी एज के लिहाज से जो चैलेंजेस हैं उनको उसका उसका सामना भी करना है, उसको सपोर्ट करना है कि वो उसके अंदर हौसला नहीं हारे, मैं मदद करे, उसको कई दफ़ा थोड़ा बहुत गाइड भी करना पड़ेगा। बट डोंट गेट थिंग्स डन फॉर द चाइल्ड, ये ओवर प्रोटेक्शन की तरफ ले जाएगी। और निगलेक्ट का मतलब ये है कि बच्चा जो है जिस मुश्किल में भी है हमें इसकी परवाह नहीं है। या ये कि बच्चे को जो जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसकी जो स्ट्रेस या उसका जो मुश्किल या उसकी जो एंग्जाइटी है उसमें जो बड़ों की तरफ से इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रही, इमोशनली डिसएंगेजमेंट का शिकार है घर। चौथी चीज़ जो है दैट इज़ फेलियर टू रीइंफोर्स परसिस्टेंस और एफर्ट। यानी केयर गिवर्स की तरफ से जो इंसान की जो मेहनत है उसकी रिकग्निशन अगर बिल्कुल नहीं हो रही है, उसको अगर हम उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, हम उसके साथ इसमें एंगेज नहीं हो रहे हैं कि वो जो मेहनत कर रहा है उसके रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं या जो जिधर मेहनत में कमी हुई है उधर क्या प्रॉब्लम हुई है या हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर ये जो उसकी परसिस्टेंस है जिसकी वजह से अगर कुछ बचपन में रिज़ल्ट्स वो अचीव कर पाया है उसको हमने रिकग्नाइज़ करके उसको इस पे रिफ़्लेक्ट करने की तरफ आमादा किया है अगर कि इस तरीके से काम होता है, इफ़ यू कीप वर्किंग एट समथिंग यू इम्प्रूव। उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं हम उनकी तरफ तवज्जो दिलाएं उसको कि देखो तुम किस तरह से कुछ चीज़ों में बेहतर हुए हो और कुछ चीज़ों में अभी बेहतरी की ज़रूरत है, तो वो जो बेहतर हुए हो वो कैसे हुए हो, वहाँ पर हम उसकी परसिस्टेंस को रिकग्नाइज़ करें और ये उसको याद कराते रहें कि चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो अगर हम परसिस्टेंट एफर्ट करें तो उनको सीखा जा सकता है। ये वाला जो एस्पेक्ट है ये मिसिंग है, तो इसके नतीजे में भी बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है। नेक्स्ट इज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सेसिव क्रिटिसिज्म। मिसाल के तौर पर अगर फैमिलीज़ जिनमें ये एक नॉर्म है कि वो बात बात पर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं या लेग पुलिंग शुरू हो जाती है या सरकेज़म शुरू हो जाता है, मिस्टेक्स पर पनिशमेंट देनी देनी शुरू कर दी जाती है या इतने बड़े इतने हाई स्टैंडर्ड्स रख दिए जाते हैं जो बच्चे के लिए नामुमकिन हो जाते हैं मीट करने। तो यहाँ पर भी ये चीज़ पैदा हो जाती है कि जिधर आपने ऐसे स्टैंडर्ड्स दे दिए हैं जिनके बारे में बच्चा खुद ये महसूस करता है कि दिस ही कैन नॉट और शी कैन नॉट अचीव, तो वो उसके बारे में मेहनत करने को फिर आमादा ही नहीं होता। यानी वी नीड टू गिव चैलेंजिंग स्टैंडर्ड्स बट नॉट स्टैंडर्ड्स विच आर परसीव्ड टू बी इम्पॉसिबल बाय द सब्जेक्ट। और आखिरी चीज़ लैक ऑफ गाइडेंस और स्किल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी अगर बड़ों की तरफ से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं या मुश्किल में कोपिंग स्किल्स हैं, यू नो हाउ टू फेस स्ट्रेस और हाउ टू फेस एंजाइटी और हाउ टू फेस टेंशन, हाउ टू फेस डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस, अगर ये बड़ों की तरफ से जो कोपिंग स्किल्स हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हैं वो अगर बड़ों की तरफ से नहीं सिखाई जा रही हैं, इफ़ दे हैव फेल्ड टू टीच द चाइल्ड, तो उस सूरत में भी ये चीज़ पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं दैट द चाइल्ड फील्स हेल्पलेस। उसको ये मालूम नहीं रहता कि फिर अब मैं क्या करूँ, वो फ़ौरन जो है बजाय इसके कि एक परसिस्टेंट एफर्ट करे वो जल्दी गिव अप कर देता है एंड ही स्टार्ट्स लुकिंग एट अदर्स टू हेल्प हिम आउट। ये जो इरेशनल बिलीफ है ये इंसान की ज़ात पर किस तरह असरअंदाज होता है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दिस बिलीफ। सबसे पहली चीज़ जो है
दैट इज़ इंक्रीजिंग एंग्जाइटी एंड फियर। आप जब एक लंबे अरसे तक चैलेंजेस को मीट करने को अवॉइड करने लग पड़ें तो जाहिर है कि उसके नतीजे में जो सिचुएशंस हैं वो अक्यूमुलेट होने लग पड़ती हैं और एज अ रिज़ल्ट इंसान के ऊपर जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो अगर इफ़ यू जनरली फील स्ट्रेस्ड और एंग्शियस और फियरफुल तो इसके ऊपर जब आप गौर करें और अंदर जाके देखें कि क्या चीज़ है तो कई दफ़ा आपको ये महसूस होगा कि ओवरवेलमिंग का की फीलिंग आती है कि बहुत ज़्यादा काम है करने वाला, आई शुड बी डूइंग इट, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कहीं से शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। ये ऐसे ही जैसे पूरे का पूरा कमरा जो है वो मेस मेस बन गया है। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बजाय इसके कि मैं इसको कहीं से ठीक करना शुरू करूँ, आई फील ओवरवेल्म्ड। और ये ज़िंदगी की चूँकि मुख्तलिफ शोबों में होना शुरू हो जाता है तो इट सीम्स दैट आई एम ऑलवेज स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस एंड फियरफुल कि ये मेरी ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है। नंबर 2 ये कि ऑब्सेसिव थिंकिंग, इट कैन रिजल्ट इन ऑब्सेसिव थिंकिंग। यानी बजाय इसके कि हम एक्ट करें, हम अपनी सर्कल ऑफ कंसर्न से निकल कर सर्कल ऑफ कंट्रोल या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आएँ एंड स्टार्ट एक्टिंग, वी वी continuously think about the worst situations and how much we have to do rather than start doing them। हम इसमें ज़्यादा होते हैं कि हमें कितना ज़्यादा करना है और उसके नतीजे में हम मज़ीद पैरालाइज होने लग पड़ते हैं। नंबर 3 ये कि रिस्क अवॉइडेंस पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब आप कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ के अंदर पड़े रहते हैं कि मैंने अगर किया या ये एक चैलेंज है जिसको अगर मैं फ़ेस करूँगा तो वो ज़्यादा मुश्किल है, इसके बजाय मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड कर लूँ। तो इसके नतीजे में जो जनरल एटीट्यूड पैदा हो जाता है वो ये कि मैं हर उस चीज़ में कि जिसमें ये चांस हो कि मैं फ़ेल हो सकता हूँ, मैं उसको अवॉइड करना पसंद करता हूँ। एंड दैट एक्चुअली लिमिट्स माई चांसेस ऑफ ग्रोथ एज वेल। मेरी ज़िंदगी में जो ग्रोथ पैदा होती है वो असल में मेरे अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलने से पैदा होती है और कंफर्ट ज़ोन से निकलना ही है जिसको कि हम लाइफ चैलेंज कह सकते हैं या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में जो ढाले जा सकते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक द चांस बिकॉज एवरी टाइम यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू आर टेकिंग अ रिस्क, देयर इज रिस्क ऑफ फेलियर एवरी टाइम। मैं उससे जब निकलना पसंद नहीं करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी रिड्यूस करने लग पड़ता हूँ। नंबर 4 इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग। जिस वक्त मैं इस चीज़ को जो जो भी सिचुएशन लाइफ के अंदर चैलेंजेस हैं उसको बजाय इसके कि उस पर गौर करूं मैं उसको अवॉइड करने लग पड़ता हूं। तो वो जो गौर करना था उसी ने मुझे डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी और मेरी स्किल को बेहतर करना था। जिस वक्त मैं इस चीज़ को अवॉइड करके आई वुड जस्ट लाइक टू प्रोलॉन्ग द द कंफर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, तो उसके नतीजे में जो मेरी डिसीजन मेकिंग की स्किल है वो भी इम्पेयर होती है। और ये जो इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग है ये इंसान को एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस और डिपेंडेंस में मुब्तला रखती है। यानी वी ऑलवेज नीड समबडी टू टेल अस व्हाट टू डू, हाउ टू थिंक, हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन, व्हाट डिसीजंस टू मेक। और आखिरी चीज़ रिड्यूस्ड इमोशनल स्टेबिलिटी। ज़िंदगी में जब कॉन्स्टेंटली आप अवॉइड करते रहें चीज़ों को और पीछे डालते रहें तो उसके नतीजे में जिस तरह हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसके व्हाट हैपन्स इज़ दैट इट बिकम्स मोर स्ट्रेसफुल। और ये जो ज़्यादा स्ट्रेस है ये लाइफ की जनरल जो ज़िंदगी की जो जनरल सेटिस्फैक्शन है उसको रिड्यूस करता है, जिसके नतीजे में ऑब्वियसली वी बिकम लेस इमोशनली स्टेबल। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि इंसान के अंदर मौजूद होती है। इंसान अपनी सोच के नतीजे में इमोशनली डिस्टेबलाइज होता है। यानी इफ़ यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फेलियर्स, इफ़ यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट व्हाट हाउ मच यू हैव टू डू, इफ़ यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशंस, तो बजाय इसके कि आप एक्शन में आएँ और उसमें अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस में आएँ, आप हर वक्त अपने सर्कल ऑफ कंसर्न में रहते हैं और उसके नतीजे में आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है दैट इज़ रिड्यूस्ड। ये हमारा इर्रेशनल बिलीफ नंबर 7 था। नेक्स्ट टाइम हम इर्रेशनल बिलीफ नंबर 8 पे बात करेंगे।